तो हाँ, डाउट पूछिए, क्या बोल रहे हो आप? सर मैं पूछ रहा हूँ जो सेंटर ऑफ मास होगा HCl में, वो सर किसकी तरफ ज्यादा होगा, Cl की तरफ या H की तरफ? इसमें से आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, ज्यादा हैवियर कौन होता है, क्लोरीन होती है कि हाइड्रोजन होती है? क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है कि हाइड्रोजन का, बच्चे बोलो? क्लोरीन का ज्यादा होता क्लोरीन का ज्यादा होता है। तो क्लोरीन का अगर आपके पास ज्यादा हैवियर मास है हमारे पास, तो सेंटर ऑफ मास क्लोरीन के पास ज्यादा होगा। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हम। मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। मैंने सिर्फ आपको क्या बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो सिस्टम है, उसके अंदर सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी के पास लाई करेगा, हैवियर। यानी कि अगर आपके घर में फ्रिज है और आपके घर के अंदर हमारे पास फुटबॉल है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास फ्रिज के पास लाई करेगा, ना कि फुटबॉल के पास लाई करेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल है और इस HCl मॉलिक्यूल के अंदर यह हाइड्रोजन एंड वी हैव द क्लोरीन, और इनकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितने के बराबर है? 1.27 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। व्हाट इज 1 एंगस्ट्रॉम? 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। आल्सो अगर हमारे पास कंपैरेटिवली देखा जाए तो हाइड्रोजन का मास अगर m के बराबर है, तो क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो हमारे पास इन दोनों का, आपके पास यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करना चाहिए? नियर द हाइड्रोजन आपके पास, और नियर द क्लोरीन कहां पर लाई करना चाहिए? बताओ। नियर क्लोरीन। नियर द क्लोरीन। यह हमारे पास यहाँ पर इसके पास लाई करना चाहिए। तरीका क्या बताया था? अगर ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर x है, तो बाकी का डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश बता दो। 1.27 माइनस ऑफ x, ये मैंने डिस्टेंस बताया था। नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द मास। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो मेरा तरीका क्या था? मास m मल्टीप्लाइड बाय 1.27 माइनस ऑफ x is equal to mass 35.5 into m multiplied by x। यहाँ पर m से आपके पास m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और फिर अगर मैं चीजों को रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास क्या कंडीशन आ जाती है? मुझे यहाँ पर अननोन x की वैल्यू को निकाल कर बताना कि मेरे पास यहाँ पर अननोन x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मेरे पास 1.27 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 35.5 इंटू x। तो पार्थ मुझे बताओ कि क्या इसमें आपको गड़बड़ लगी? 36.5 इंटू x और x इज इक्वल टू 1। हाँ बोलो सर, ये 35.5 गिवन है क्वेश्चन में? हाँ, क्या बुलेट किया है? गिवन है, गिवन है, गिवन है। थर्ड लाइन given that the chlorine is about 35.5 times as massive as the hydrogen atom। फिर सुनिए, the chlorine atom is 35.5 times as massive as the hydrogen atom। It is given। ये बिल्कुल आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर आप ध्यान से होमवर्क देखें, अपने आप को फ्री करें, अगर हम अपने आप को फ्री करते हैं तो हम चीजों को समझ पाते हैं, हम चीजों को समझ पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप कई बार बच्चा क्या करता है, दे स्टार्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से लास्ट में उनका रिजल्ट। देखिए एक बात बड़ी सिंपल सी बात है, क्या आपने शुरुआत कैसे की कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो एंड है वो रिजल्ट मैटर करता है। तभी तो कहा जाता है कि नीरज चोपड़ा ने जो मर्जी किया हो, चाहे उसने फटे जूतों में प्रैक्टिस की हो, सब कुछ किया हो, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया ये मैटर करता है। यही चीज आपके साथ भी होगी कि एट लास्ट में आपने जाकर क्या किया, मेहनत उसी पॉइंट से करते रहे या फिर मेहनत करनी छोड़ दी। मैंने क्वेश्चंस यहाँ से दिए, आपने नहीं किए,
अब बेटा मैं एक एक बच्चे के घर पे जाकर नहीं देख सकता कि बेटा आप क्वेश्चन कर रहे हो या मैं फोन करूंगा, मेरा तो फिर पूरा दिन फोन पे निकल जाएगा कि बेटा आप भी क्वेश्चन कर लो, आप भी कर लो, आप कर लो। तो वहां पर आपके कोसाइंस क्या है, आपका आपका करने का काम करने का तरीका क्या है कि मैं क्वेश्चन छोड़ दूं, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 3 क्वेश्चन दिए तो 3 हो जाने चाहिए, और इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा 235, सो 1.235 एंगस्ट्रॉम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब बताओ कोई डाउट रह गया? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फिर अगर मैं आगे गया तो फिर अगर कोई बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं मुझसे, तो फिर मैं उससे पूछूंगा बेटा डाउट क्यों नहीं दिया आपने, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। आपसे डाउट पूछे जाते हैं तो आपने डाउट क्यों नहीं दिए उस वक्त। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं आगे की तरफ पूछूंगा। कोई डाउट रह गया किसी बच्चे का? किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया किसी किस्म का? नो सर। चलो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और आज हम यहाँ पर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं नए तरीके से। सेंटर ऑफ मास, हमने सेंटर ऑफ मास 2 बॉडी सिस्टम का या n बॉडी सिस्टम का निकालना सीख लिया, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसके ऊपर जब और क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर पाते हैं। सो अब आज हम यहाँ पर नई चीज को समझने की कोशिश करते हैं। द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिजिड बॉडी, of the rigid body, the center of mass of the rigid body, the center of the mass of the rigid body, rigid body। हमारे पास सबसे पहले तो rigid body हमें समझ में आनी चाहिए। What do you understand by the rigid body? So हमारे पास rigid body आपके पास क्या होती है, एक बॉडी जो कि फाइनाइट साइज की है, जो कि हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट साइज की है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आपके पास मासेस हैं, और ये मासेस हमारे पास एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अगर मैं जनरल परसेप्शन लूं तो ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी होती है। वैसे कोई भी साइज या शेप हो सकती है, ये हमारे पास रिजिड बॉडी है। हमारे आसपास मैक्सिमम चीजें रिजिड बॉडी है। आपका मोबाइल फोन रिजिड बॉडी है, आपका लैपटॉप रिजिड बॉडी है, आपका पेन एक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास ये बॉडी बहुत छोटे छोटे मासेस से मिलके बनती है, ये बहुत छोटे छोटे मासेस से मिलके बनती है हमारे पास, और इन मासेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कभी भी आपके पास चेंज नहीं होता, ये फिक्स पॉइंट पर रहती है, ये हमारे पास यहाँ पर फिक्स पॉइंट पर रहती है। इसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे रिजिड बॉडी है बच्चा हमारे पास, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, क्या आपके पास यहाँ पर the number of the masses are very large, the number of the masses is very large, the number of the masses is very large, बहुत ज्यादा बड़े masses आ जाते हैं। therefore, और इस वजह से to carry out summation is mathematically impossible, to carry out summation। अब समेशन कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। समेशन इज आपके पास इम्पॉसिबल, यह हमारे पास इम्पॉसिबल है, पर समेशन करना क्यों है? बच्चा बोलता है सर समेशन क्यों करना? जैसे जब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हो, सपोज कि आप XCOM निकालते हो, ये कैसे निकलता है? मास M1 पोजीशन X1, मास M2 पोजीशन X2, मास M3 पोजीशन X3 एंड सो ऑन ऐसे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, M1 प्लस ऑफ M2 प्लस ऑफ M3। यहाँ पर जो मासेस है ना, इनका नंबर फिक्स है, इनका नंबर मेरे पास फिक्स है, यहाँ पर लार्ज नहीं है। ये आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, और ये मेरे पास M है। तो एक्सियोम निकालने के लिए तरीका क्या है? समेशन I इज इक्वल टू 1 टू आपके पास n, और मेरे पास छोटी क्लासेस में ये सिखाया जाता है MIXI
समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और ये मेरे पास mi आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, समेशन। ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल कब होती है, जब हमारे पास बॉडीज के पास जो नंबर ऑफ मासेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, m लिमिटेड। ऐसे मेरे पास YCOM आ जाता है, और हमारे पास यहाँ पर समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और MI YI और डिवाइडेड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और ये MI आ गया। ZCOM, ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI ZI एंड डिवाइडेड बाय समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और ये मेरे पास MI। ये तब है जब मेरे पास मासेस का नंबर आपके पास क्या है, आपके पास वेरी स्मॉल, मतलब कि आप गिन सकते हो। लेकिन अगर आप रिजिड बॉडी लेते हो उसमें कितने मासेस निकल सकते हैं, लार्ज। लार्ज का मतलब भाई साहब आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, और यहाँ पर ऐसे फॉर्मूले नहीं लग सकते। यहाँ पर वी कैनॉट अप्लाई सबमिशन, वी कैनॉट अप्लाई सबमिशन। मैं यहाँ पर सबमिशन नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी समेशन नहीं लगा सकता, और इस वजह से हम यहाँ पर एक काम करना शुरू करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज हो जाता है। हमारे पास अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, और इंटीग्रेशन कैसे, जैसे मुझे अगर XCOM निकालना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसमें से एक छोटा सा मास ले लेते हैं DM, जिसका कोई x कोऑर्डिनेट होगा, और फिर हम उसको आप इंटीग्रेट करते और डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास आपके पास m, जहां पर m हमारे पास इस बॉडी का कंप्लीट मास है। ये पूरी बॉडी का आपके पास कौन सा मास है, कंप्लीट मास है। दिस इज द कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी। अब समेशन की जगह यहाँ पर क्या आ गई है, इंटीग्रेशन। समेशन की जगह यहाँ पर क्या आ गई है, इंटीग्रेशन। अगर मुझे YCOM निकालना है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू Y डिवाइडेड बाय M। M क्या है, ये टोटल बॉडी का मास, मतलब कि पूरी बॉडी का मास है। और मेरे पास ZCOM कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, DM इंटू Z डिवाइडेड बाय कंप्लीट मास है। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तब है जब हमारे पास बॉडी रिजिड हो, बॉडी आपके पास रिजिड हो। रिजिड बॉडी का एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई टीचर बोल देता है जी मेरे पास डिस्क है, अब जो डिस्क है ये रिजिड बॉडी का केस आ जाता है। जैसे कोई टीचर मुझे बोल देता है फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलेंडर है, ये रिजिड बॉडी का केस है, ये रिजिड बॉडी का केस है। जैसे कोई बच्चा मुझे या टीचर मुझे यहाँ पर बोल देता है रिंग, ये रिंग भी आपके पास किसका केस है, शाबाश बताओ, रिजिड बॉडी का केस है। हालांकि स्कूल लेवल के ऊपर टीचर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बना कर देगा, ये आपके कोर्स के अंदर है, पर टीचर जो स्कूल लेवल पे होता है वो घबराता है, वो आपको ये क्वेश्चन करवाते हुए भी घबराता है और क्वेश्चन देते हुए भी घबराता है। वो आपको नॉर्मली जो हमने कल तक काम किया है वो सेंटर ऑफ मास को वहीं तक लेके जाने की कोशिश करता है, या एक दो क्वेश्चन वो आगे से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रिजिड बॉडी से रिलेटेड उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा टफ नहीं होते। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे पास इस टॉपिक के ऊपर पकड़ आपकी धीरे 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 करके बनेगी। तो हमारे पास अब हम एक नए सब्जेक्ट के अंदर, एक नए पॉइंट के अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर मेरे पास रिजिड बॉडी होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली आपको समझाऊं कि क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी, अगर हम कई बार बच्चों को बोलते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है, आपके पास सेंटर ऑफ मास क्या है, तो कई बार आप देखेंगे कि कोई पर्सन आपको ये बोलेगा रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पर इस बॉडी को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। जहां पर मेरी उंगली रखी हुई है ये रिजिड बॉडी का क्या है बच्चे, आपके पास सेंटर ऑफ मास। रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास बच्चे हमारे पास वहां पर हो सकता है जहां पर ये बॉडी पूरी तरह से क्या हो जाती है, बैलेंस। तो सेंटर ऑफ मास निकालना
हिट एंड ट्रायल की तरीके से भी आ सकता है, कोई भी चीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये किताब है, अब इस किताब का सेंटर ऑफ मास निकालना, बताओ कैसे निकालते हैं? निकाल सकता है कोई बच्चा इसको बैलेंस करता है, सर ये बैलेंस होगी, सर ये बैलेंस होगी। तो जहां पर ये आपके पास बैलेंस आपके पास हो जाती है, तो हम अगर बोलते हैं तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजिड बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास जनरली हम प्रिसीव करते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप उस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को हवा के अंदर अपनी उंगलियों के ऊपर क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो वो सेंटर ऑफ मास आ जाता है रिजिड बॉडी का। ये तो मैथमेटिक्स है जी। शौर्य सर इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता ना सर? क्या बेटा? रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता ना सर इसमें? एग्जैक्टली अगर आप मेरा कल का लेक्चर सुने तो मैंने उसके अंदर क्या बताया था? सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है? मैंने क्या बताया था, बताओ जरा मुझे। मैंने क्या जहाँ बॉडी बताया? रोटेट होती है। जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी वहां पर रोटेट नहीं होती। आप अपनी उंगलियों से वहां फोर्स लगा रहे हो और वहां पर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होती, वो सेंटर ऑफ मास। अगर आप उसको सर स्ट्रेट लाइन में करो तो वो मतलब अगर ऊपर नीचे, भाई साहब आप लाइन में देख लो ना, आप इसको बैलेंस कर दीजिए, आप इसको बैलेंस, अब बैलेंस करके आप ऊपर नीचे लेके जाइए, क्या ये रोटेट करेगा कि नहीं रोटेट करेगा? बता शाबाश। इसको आप ऊपर नीचे लेके जा रहे हो, रोटेट कर रहा है ये? आया ना? नो सर। बस फिर आपको पता लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है बच्चे हमारे पास। तो ये हमारे पास पॉइंट है जो कि आपको समझ में आना चाहिए। सो ये सेंटर ऑफ मास एक रिजिड बहुत बड़ी बॉडी, जैसे आपके घर का भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, आपके पास हमारी अर्थ का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास है, हमारी अर्थ का खुद का अपना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास आता है। तो सबसे पहले इसमें हम नॉर्मल सी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, और हमारे पास जो नॉर्मल थिंग्स है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिकल बॉडीज। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाती है सिमेट्रिकल बॉडी। सो टाइप 1 प्रॉब्लम, द सेंटर ऑफ द मास of symmetrical bodies, of the symmetrical but rigid bodies, symmetrical and the rigid bodies, the symmetrical and the rigid bodies, the symmetrical and the rigid bodies। जो हमारे पास सिमेट्रिकल और रिजिड बॉडीज हैं बच्चे, उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। द ज्योमेट्रिकल सेंटर of this, the geometrical center of these rigid bodies, of these rigid bodies, of these rigid bodies, of these rigid bodies is the point where center of mass lies, where take it okay, where center of mass center of the mass of the rigid body lies। आज मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, बारिश फिर पड़ गई और इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, बारिश में भी जाना है। रिजिड बॉडी लाइज बच्चे हमारे पास लाइज। अब सर आज तो कार में जाओगे? अरे बेटा कार में तो जाना ही है बच्चे, लेकिन फिर भी कार जहां पर मैं लगाता हूँ वहां से लेके सेंटर तक का थोड़ा सा डिस्टेंस है चलो, सो ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि कार बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती ना बाहर, तो क्या करे हाँ जी सर। आया ना? सो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जैसे कि मेरे पास एक स्फीयर है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब आ गया, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डिस्क आ गया, या फिर मेरे पास यहाँ पर एक रिंग आ गई, या फिर मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर शीट आ गई, या फिर मेरे पास एक स्क्वायर शीट आ गई। तो जरा ध्यान से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्फीयर, मान लिया जाए बच्चे कि मेरे पास यहाँ पर एक स्फीयर है। सो ये हम यहाँ पर मान लेते हैं बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपके पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर है।
और हमारे पास इस स्फीयर के लिए अगर देखा जाए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जहां पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर, यह आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है। दिस इज द सेंटर ऑफ मास क्यूब। मान लिया जाए बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है, इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा आपके पास, इसके सेंटर पे। डिस्क, मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक डिस्क है, यह हमारे पास डिस्क, सॉरी, मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास कोई डिस्क, और इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा आपके पास, बिल्कुल इसके सेंटर पे। मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक रिंग, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, एक रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे। मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर शीट है, मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर शीट है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, बिल्कुल इसके सेंटर। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सेंटर ऑफ मास है, लेकिन ये सारी बॉडीज मेरे पास क्या है, सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है, तो आंसर है ये सारी की सारी बॉडीज मेरे पास यहाँ पर क्या है, आपके पास सिमेट्रिकल। ये सारी की सारी, जैसे आपका कमरा कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, आपका जो कमरा है वो स्फीयर की कैटेगरी में आता है, क्यूब, डिस्क, रिंग या स्क्वायर शीट, बोलो शाबाश, क्यूब। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो कमरा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे कमरे के सेंटर पे। कहां पर, कमरे के सेंटर में, हवा के अंदर। यानी कि इससे मुझे एक पॉइंट और भी क्लियर होता है, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिए, और वो पॉइंट हमारे पास ये है कि सेंटर ऑफ मास क्या वहां पे लाई करता है जहां पर मास एग्जिस्ट करता है। सो हमारे पास यहाँ पर एक टिपिकल सी प्रॉब्लम आती है, do the center of mass lies, ये लाई करती है बच्चे हमारे पास where the mass of the body exists, क्या सेंटर ऑफ मास वहां पर आएगा जहां पर बॉडी का मास होता हो, आंसर है नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। सो आंसर हमारे पास है नो, नॉट पॉसिबल। कैसे, रिंग, अब एक बात बताओ, रिंग का मास तो कहां पर होता है, उसकी बाउंड्री पे होता है, रिंग का मास कहां पर होता है, उसकी बाउंड्री पे होता है, और उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, सेंटर पे। बिल्कुल सेंटर पे, हवा के अंदर जहां पर कोई मास नहीं। इसी तरीके से आप घर पे खाना खाते होंगे, दाल आप किस में रख के खाते हो, बताओ शाबाश, दाल आप कटोरी। कटोरी के अंदर। अच्छा बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो आप, एक मिनट, वो बारिश हो रही है, बच्चों की क्लास है ना, बच्चे फोन करके सर क्लास मत रखना, 2 मिनट रुको। एक्चुअल के अंदर क्या है कि मैंने +2 की रिवीजन स्टार्ट कर दी ना, कोर्स खत्म हो गया उनका, तो अब ये सुबह सुबह उनकी रिवीजन क्लास होती है, मतलब कि जो बच्चे थोड़े से मतलब कि जिनका स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है, उनकी रिवीजन क्लास होती है सेंटर पे, तो वो बारिश है सर थोड़ा सा आज जो है वो कर दो, उनके रिवीजन टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस वजह से वो बच्चा अब थोड़ा सा है कि टेस्ट भी नहीं होगा, अगर बारिश है तो फिर टेस्ट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो इस वजह से मेरे को पता था तो मैंने बोला था कि आपको अभी आप में से कौन कौन सा बच्चा जो बहुत तगड़ा बहानेबाज है, हाँ, बहाना बुना मारा आपने, चलो। सो रिंग बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा केस है, और ऐसा ही हमारे पास केस किसका आ जाता है, कटोरी का। हमारे पास अगर हम कटोरी के केस को देखते हैं, कटोरी का सेंटर ऑफ मास ठीक उसके मुंह के ऊपर लाई करता है, मुंह के ऊपर, यानी कि बच्चा आपके पास उसके फेस के ऊपर, मुंह के ऊपर लाई करता है यहाँ पर,
और याद रखना ये भी हवा के अंदर लाई करता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप इसको समझ पाए तो बच्चे, ये मेरे पास एक कागज है, इस कागज का अगर मैं फ्लैट रख देता हूं तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, लेकिन जैसे मैं इस कागज को मोड़ना शुरू करता हूं बच्चे, इनका सेंटर ऑफ मास हवा में आना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं इसको बिल्कुल कटोरी की शेप दे दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाता है? ठीक हवा के। तो इसका सेंटर ऑफ मास किसके अंदर आ जाता है? हवा के अंदर आ जाता है। ये पॉइंट बच्चे, जैसे मेरा हाथ ऐसे, मेरे पास इस हाथ का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल अंदर की तरफ, लेकिन जैसे मैं इसके शेप को चेंज करना शुरू करता हूँ, सेंटर ऑफ मास मेरे हाथ से निकलकर हवा के अंदर आ जाता है। क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है बच्चे, वो हमारे पास डिपेंड करता है मास कहाँ पर लोकेटेड है। इसी तरीके से आपके घर का कमरा जो है, उस कमरे का सेंटर ऑफ मास ना फर्श पे है, ना दीवारों पे है, ना छत पे, ना दरवाजे पे, कहां पर है? हवा के। तो ये पॉइंट अब हमको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सर वो जो आपने पेपर से किया था वो फिर से बता दोगे? बिल्कुल सिंपल, ये हमारे पास यहाँ पर एक पेपर है, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल पेपर के अंदर, अभी पेपर के अंदर है। जब मैंने इसको फ्लैट रखा हुआ और जैसे मैं इसको मोड़ना शुरू करता हूँ, ऐसे कटोरी की शेप देना शुरू करता हूँ, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास पता है कहां पर आना शुरू कर देता है? हवा के अंदर लिफ्ट हो जाता है। मास यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास क्या हो जाता है? वो अपनी पोजीशन को चेंज करके हवा में आ जाता है। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर क्लियर। अब एक बात बताओ ना, आपकी कटोरी कितनी जल्दी गोल घूमती है? अब देखो ना, कभी भी आप अपनी कटोरी के ऊपर ऐसे हाथ लगाओ, बड़ी जल्दी गोल घूम जाती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कटोरी के अंदर ही नहीं, वो हमेशा कटोरी के जो आपका सर्कल है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसके हवा के अंदर लाई करती है। तो ये सेंटर ऑफ मास की कहानी है। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? फोकस। सर बोलो। सर वो आइसक्रीम कोन की सर फिर किधर होती है? बिल्कुल, वो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल बॉडी नहीं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल बॉडी नहीं, उसके लिए वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाती है बच्चे हमारे पास द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडीज। सो वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडीज। सो यहाँ पर बच्चे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन किसके बच्चे? रिजिड बॉडीज के। अब इसका अंदर बड़े मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, अब ढंग से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन देता है, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी? ये मेरे पास यहाँ पर एक डिस्क है और इसके सामने भी मेरे पास एक डिस्क है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा बच्चे। अगर मेरे पास यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा सर पानी भी लो गरम। नहीं नहीं बच्चे, वो कई बार होता है जो, चलो। सो हमारे चलो, ये हमारे पास एक डिस्क है और यहाँ पर इसका रेडियस आर है और इसका भी रेडियस हमारे पास यहाँ पर आर। ये मास मेरे पास m kg है और ये मेरे पास आपके पास 2m kg है। ठीक, बड़े ध्यान से हम क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारे पास दो मासेस हैं और अब टीचर ने आपके पास इन दोनों बॉडीज को जोड़ के रख दिया। अब टीचर एक और गेम खेलेगा, वो ये बोलेगा कि मैं यहाँ पर ओरिजिन इसको मान लूंगा, ये y एक्सिस आ गई और ये हमारे पास यहाँ पर कौन सी एक्सिस आ गई? आपके पास x एक्सिस आ गई। ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस आ गई, ये O आ गया और ये मेरे पास यहाँ पर O डैश आ गया और ये मेरे पास यहाँ पर ओरिजिन आ गया, यानी कि x भी 0 और y भी 0। ये O हमारे पास सेंटर है बच्चे और O डैश भी क्या है? हमारे पास सेंटर है। तो मेरे पास यहाँ पे टीचर बोल रहा है देयर आर टू डिस्क दैट आर जॉइंट टुगेदर, जिनको हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हो, दैट आर जॉइंट टुगेदर, जिनको बच्चे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ। कैलकुलेट दी
आपको कैलकुलेट करना बच्चे यहाँ पर द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ द मास। अब मैं जो बोल रहा हूं बच्चे सेंटर ऑफ मास फोकस करके कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो कि बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप भी देखेंगे आपको अब ऐसे नमूने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद जो है वो आपके पास या आगे के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, और वो ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे और वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन, अरे पढ़ के कुछ नहीं होता, बड़ा मुश्किल टॉपिक है। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी नहीं लगाया हुआ होता, उनके अंदर पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं होती, और वो उनका एक ही पर्पज है, ये जोर जोर से आसपास के लोगों को बताना कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बहुत गलत फैसला लिया साइंस को चूज करके, मेडिकल या नॉन मेडिकल को चूज करके। ऐसे नमूने मिलेंगे, उनकी बातों पे नहीं जाना, अपने फोकस पे रखना, कैसे काम करें। इसको करने का तरीका क्या है बच्चे, फोकस करना। नंबर 1, assume complete mass of one of the rigid body। हम assume कर लेते हैं किसको बच्चे, the complete mass of one of the rigid body at its center of mass, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पर पहली बॉडी, ये मेरे पास यहाँ पर पहली बॉडी है जिसका मास m kg। मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो मैं इस m kg को कहाँ पर मानूंगा, इसके बिल्कुल सेंटर पे, कि ये m kg यहाँ पर आ गया। ये 2m kg का जो मास है ये हम कहाँ पर मानेंगे, अब इसके खुद के अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास अब रिड्यूस होगी, यानी कि सेकंड पॉइंट अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकेट कोऑर्डिनेट्स। आपको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना। अब आपने कोऑर्डिनेट्स को क्या करना बच्चे, लोकेट करना। कैसे लोकेट करोगे, ध्यान से देखते हैं। इस m मास के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स कितने के आ जाएंगे, ये मेरे पास x की वैल्यू r है और आपके पास y की वैल्यू 0। ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, आपके पास r डिस्टेंस दूर है, तो ये r और ये मेरे पास 0 आ जाएगा। और जो दूसरा मास है मेरे पास 2m kg का, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ओरिजिन से, ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, आपके पास 2r प्लस हमारे पास 8r और ये भी आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3r और 0। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिजिड बॉडी है उस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर सारे के सारे मास को एज्यूम कर लो। फिर रिजिड बॉडी भूल जाओ, क्योंकि रिजिड बॉडी भी तुम्हें दे रखी थी, और फिर आपने उस रिजिड बॉडी के क्या निकाल देने, कोऑर्डिनेट्स निकाल देने। तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, तो ये मेरे पास आ गया 3r और 0। अब रह क्या गया क्वेश्चन, अब तो जो मैंने कल से आपको करवाया हुआ है वो हमने इसके साथ ध्यान में रखना है। अगर मैं ध्यान रख गया तो आंसर आ जाएगा, और अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो आंसर नहीं आएगा। कैसे, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना बच्चे, XCOM निकालना। तो इसका सेंटर ऑफ मास किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चे हमारे पास m इंटू r प्लस ऑफ 2m इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 3r, और नीचे m प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा 2m। अब बताओ कितना आ जाएगा, 6 प्लस 7, तो 7mr अपॉन मेरे पास 3m, ये कैंसल हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू मेरे पास 2 पॉइंट, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.33 r। 2.33। यहाँ पर काम भी बच्चे हमने ऐसा ही करना, जैसे टीचर कोई भी आपको रिजिड बॉडी देता है और टीचर आपको खुद बताएगा क्वेश्चन कैसे करना है, आपको खुद टीचर बता देगा। जैसे टीचर ने क्या बोलना है, देखो टीचर ने बोलना है जी, ये देखो जी मेरे पास एक का आपके पास स्फीयर आ गया, ये स्फीयर है जिसका रेडियस r के बराबर है, मास जी मेरे पास m kg के बराबर है, मेरे पास यहाँ पर जी एक क्यूब आ गया। अब नेचुरल सी बात है, इस क्यूब की साइड किसके बराबर आ जाएगी, 2r के बराबर आ जाएगी।
ये आ गया। और टीचर आपको जानबूझ के एक्स और वाई एक्सिस भी दे देगा, बोल देगा जी ये अब मेरे पास वाई एक्सिस आ गई और ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गई। ये mkg है और ये आपके पास जो है ये भी मेरे पास mkg है, ये मेरे पास क्यूब है, ये मेरे पास स्फीयर है। जहां पर आपके पास x और y एक्सिस मीट करते हैं वो ओरिजिन आ गया। अब टीचर मुझे बोलता है भाई इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, तो बहुत मुश्किल चीज है, बहुत आसान चीज है, देखो कैसे निकालोगे। इस mkg का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है, तो ये mkg मेरे पास यहाँ पर आ गया, इसका mkg खुद अपने खुद के सेंटर पे आ जाएगा mkg। अब क्या लोकेट करने हैं इसके कोऑर्डिनेट, हमारे पास जो स्फीयर है उस स्फीयर के मास के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है 0 0, और जो हमारे पास आपका क्यूब है इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कितनी दूर है 1 r ये वाला 1 r ये वाला। तो बताओ आपके पास यहाँ पर कितने के बराबर है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2r और 0। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसको बच्चे हम बोलते हैं आपने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना। रिड्यूस कैसे करना है, आपने रिजिड बॉडी को रिड्यूस करना है किसके अंदर, शाबाश बता दो, आपने रिजिड बॉडी को रिड्यूस करना है पॉइंट मास बॉडी के अंदर। आपने इसको पॉइंट मास बॉडी के अंदर पूरी तरह से रिड्यूस कर देना। तो मेरे पास m मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, शाबाश बता दो 0 0। दूसरे m मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बताओ, शाबाश 2r 0। और मुझे अब सेंटर ऑफ मास बताना है, शाबाश बता दो क्या आ जाएगा m इंटू 0 प्लस m इंटू 2r और डिवाइडेड बाई नीचे बता दो मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बता दो, ये मेरे पास m प्लस m, तो बताओ कितना आ जाएगा 2mr अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 2m, तो ये कैंसिल है। बताओ ये सेंटर ऑफ मास r पे, यानी कि r का मतलब सेंटर ऑफ मास कहां पर है, इन दोनों की बाउंड्री पे। और बिल्कुल सच भी है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक इन दोनों के बीच में क्यों होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दोनों बॉडीज का मास सेम है कि डिफरेंट है, सेम। जब बॉडीज का जब बॉडीज का मास सेम होगा तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर। जब एक बॉडी का मास बढ़ना शुरू हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी तो बात है। अगर पिछले केस में देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास 2.33 r था, 2.33 r था, जरा देखो तो 2.33 क्या है, यहां तक तो 2r है, यहां तक 2r है, तो 2.3 का मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है दोनों डिस्क का वो किसके अंदर है, बड़ी डिस्क के अंदर। यहाँ पर कहीं पर ये 2.33 क्यों भाई, उसके अंदर क्यों सेंटर ऑफ मास चला गया बताओ, क्योंकि इसका मास 2 mkg जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और कई बारी तो पार्थ नितिका सिमरत क्वेश्चन ऐसी आएगी, ये दो बॉडीज रखी है, ये बता दो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। चलिए बच्चे ठीक है, सो आज हम इतना ही करते हैं बेटा, फिर मैं आप हाँ बोलिए। सर मेरे को ये वाली लाइन समझा दो, assume complete mass of one rigid body as its COM, मतलब इसका मतलब सर कि हम इसका सेंटर पॉइंट को हम लेंगे हम या फिर क्या बेटा, सर ये वाली लाइन दोबारा रिपीट कर दो सर, assume the complete, हमने सर इसमें assume क्या किया, मतलब हमने ये एज्यूम किया कि जो हमारे पास रिजिड बॉडी है उस रिजिड बॉडी के मास को उसके अपने सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दिया, जिससे वो बॉडी अब रिजिड बॉडी ना रह के क्या बन गई, पॉइंट मास बॉडी बन गई। और फिर पॉइंट मास बॉडी से सेंटर ऑफ मास निकालना तो हमें आता ही है, क्योंकि मुझे वो मास पता होना चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, सेंटर ऑफ मास आ जाता है। आप रिजिड बॉडी की प्रॉब्लम को रिड्यूस किस में कर रहे हो, पॉइंट मास बॉडी के। ठीक, तो अब आप पूरी बॉडी ना देख के क्या देख रहे हो, उसके पूरे मास को कहां पर देख रहे हो, उसके सेंटर ऑफ मास पे, ये पॉइंट। ठीक है, यस सर। चलिए चलिए बच्चे, सो आज के लिए इतना करते हैं, मैं फिर आपको बोलूंगा कल तक बेटा आपने ढंग से कल पूरा दिन बैठ के आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, और कल बच्चे कोलिजन वगैरह सब खत्म करना बेटा। अगर आपको कहीं बाहर जाने का प्लान है तो बेटा अगर कल तुम मना कर गए उसके लिए तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गया, नहीं तो बच्चे मैं आपको बच्चे मिलवा दूंगा जो बच्चे ड्रॉप करते हैं 2-2 साल लेकिन एनसीईआरटी खत्म नहीं हो पाती उनकी।
नहीं हो पाती है, बड़ी किताबें कर लेते हैं, एनसीईआरटी नहीं हो पाती है। इस वजह से जोर लगा दो यार, कोई बात नहीं, जोर लगा दो, कल पूरा दिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी बिल्कुल। मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम आए मुझे कॉल कर देना। चलिए ठीक है बच्चे, आप ध्यान थैंक यू रखना। सर। ओके बच्चे, अपना ध्यान रखना, लेकिन एनसीईआरटी जरूर करना, वहां पर तुम्हारी और मेरे बीच में लड़ाई हो सकती है। चलो।